तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बस एक सेकंड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, कुछ डिफिनीशंस नोट करेंगे। तो देखो, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप तैयार कर रहे हैं। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पढ़ने से फोटोन का नहीं, फोटोन के पढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इमिशन। तो इस पे टारगेट होता है, इस पे जब लाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट होता है। ये प्लेट, अब ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से जब बाहर की ओर निकल रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट अटैच होता है इस तरीके से। तो कैथोड है, एनोड, मैं उल्टा बोल दिया ना, दिस इज द एनोड एंड कैथोड। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी इस मेटल पे लाइट पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है, वो ये जो प्लेट है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास पहुंचता है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी सर्किट इधर कंप्लीटेड है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे चला, फिर इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका मूवमेंट ऐसे होता है, इस तरीके से। तो वायर के अंदर वायर के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जबकि यहाँ पे वो करंट कंडक्शन करंट होता है। कंडक्शन करंट, इसके अंदर कंडक्शन करंट होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन खुद ही पहुंच रहा है, तो कन्वेक्शन करंट है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट और कंडक्शन करंट इक्वल। तो इसमें कन्वेक्शन करंट, इसमें कंडक्शन करंट है, करंट सर्कुलेट हो रहा होता है। तो ये जो करंट होता है जो इसमें फ्लो करता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा करंट फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है तो करंट ऐसा फ्लो करेगा, तो करंट का फ्लो ऐसे होता है। इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब होता यह है कि अगर इसकी वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अगर बहुत ही कम है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उसका यहाँ पे क्लाउड बनने लगता है। यहाँ पे क्लाउड बनने लगता है, क्लाउड। वो जो क्लाउड होता है वो इधर के आने वाले जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है उनको अपोज करता है। तो फिर ये जो करंट की वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा ना, तो फिर वो वापिस लौट जाएगा या इस प्लेट तक नहीं पहुंचेगा, तो करंट की वैल्यू कम रहेगी। मैं इस करंट की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको मैं खत्म करूँ। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे खत्म करूंगा, जब मैं इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा कंपेयर टू दिस वन, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप को बढ़ाया जाता है। जब पोटेंशियल ड्रॉप को बढ़ाते हो, तो अगर इस प्लेट से एक सेकेंड में, मान लो एक सेकेंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो पूरे पूरे यहाँ पे पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्लाउड होगा उसको ये प्लेट खींच लेगा अपनी तरफ, और खींच लेगा तो उसको इस रास्ते से फिर मूव करा के इधर भेज देगा।
तो अगर इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ का क्लाउड खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो इधर से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचेगा और इससे सर्कुलेट होकर वापिस इस कैथोड पर पहुंच जाएगा। तो उस समय ये करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जितने इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पूरे यहाँ पहुंच जा रहे हैं, और उससे ज्यादा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना इस लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड है। इसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर इंटेंसिटी तुमने फिक्स कर दिया तो इस पे पड़ने वाली लाइट जो फोटॉन की संख्या होगी वो फिक्स हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। तो एक सेकंड में अगर जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पूरे यहाँ पहुंच जाए, तो उसके बाद इस पोटेंशियल अगर तुम और भी ज्यादा कर दोगे तभी भी ये करंट की वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर सेकेंड वो सिर्फ इस लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है। अभी के लिए मान लो, बाद में और समझ आ जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या इस लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। इफ दिस इंटेंसिटी इंक्रीजेस, the number of electron ejection per second is increases. If number of electron ejection per second increases, then this current will increases. Otherwise this current will not increases, will not increase. वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर करंट की वैल्यू एक सर्टेन मैक्सिमम कर लिया, क्योंकि आई फिक्स हो चुका है और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है पूरा यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अगर करंट की वैल्यू अब उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी, चाहे इसकी वैल्यू तुम कितना ही बढ़ा दो, तो उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। The maximum current in photoelectric tube is known as saturation current. तो इसमें कुछ डिफिनेशंस लिखेंगे हम लोग। लिखो फर्स्ट डिफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखते जाए, इसमें डिफिनेशन ही सबसे ज्यादा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट when photon incident on cathode, electron are emitted. And current in photoelectric tube, because of this electron emission is known as photoelectric current. Because of this electron emission, this current is photoelectric current. तो मैं आपको बता रहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशंस, तो उसके अंदर लिखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। IS से रिप्रेजेंट करते हैं सैचुरेशन करंट। At saturation current, all electron emitted from cathode plate is reaches at anode plate। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन बताई। अब इसमें ना अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए ना, इसका सैचुरेशन करंट वर्सेस यहां का पोटेंशियल ड्रॉप भी का ग्राफ, तो ग्राफ इस तरीके से चलता है, फिर इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज सैचुरेशन करंट IS। मतलब इसकी वैल्यू कितना भी बढ़ा दो, लेकिन इस करंट की वैल्यू, ये जो करंट फ्लो हो रहा था, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिस करंट इज सैचुरेशन करंट। अच्छा, ये वोल्टेज यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज है, दिस इज -VS। तो इस VS बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसका मतलब अगर तुमने इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया,
अगर ये प्लेट निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव पोटेंशियल खो गया, तो इलेक्ट्रॉन को तो और रिपेल कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को और रिपेल करेगा तो इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नहीं पहुंच पाएगा। जब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं प्लेट पहुंच पाएगा तो यहाँ से कन्वेक्शन करंट नहीं आएगा। जब नहीं आएगा वो तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब सर्किट नहीं कंप्लीट हो जा पाएगी तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इस बैटरी को कितना निगेटिव पोटेंशियल पर रखें, निगेटिव पोटेंशियल पर रखें ताकि इसमें करंट का फ्लो बंद हो जाए। देन दिस वोल्टेज इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उससे कम, उससे और निगेटिव रखोगे और अगर इसको बढ़ाओगे तो करंट तो और जीरो पर आएगा। तो ये यहां से स्टार्ट ऐसे आएगा, इस तरीके से, मतलब ये ऐसे चलेगा। दिस वन इज ग्राफ। लिखेंगे नीचे डिफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VS से, माइनस नहीं VS। निगेटिव पोटेंशियल मतलब ये सिर्फ VS इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉट माइनस। लिखो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी एट which photoelectric current becomes zero, photoelectric current becomes zero is known as stopping potential, is known as stopping potential। अच्छा ये मिनिमम लगा देना, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ये वाली, ये वाला यहाँ का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, उससे ज्यादा वैल्यू है। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच करंट इन minimum negative potential at which photo current becomes zero is known as stopping potential। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा कुछ और डिफिनेशन की बात करते हैं। हम ये पाते हैं कि अगर मैं सैचुरेशन करंट वर्सेस, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो मैं लिख रहा हूं, अब बाद में इसी को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर मैं सैचुरेशन करंट, ये जो सैचुरेशन करंट है ना IS, सैचुरेशन करंट वर्सेस सैचुरेशन करंट वर्सेस ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ ड्रॉ करो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैं पाता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो इस ग्राफ को याद करोगे और इस ग्राफ को, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, तो इस चीज को कॉपी कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे IS इज प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो एक कॉस्ट लगा दो प्रोपोर्शनलिटी, इसको भी अलग से ध्यान रखोगे कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सैचुरेशन करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसे याद करना पड़ेगा और इसे याद रखना पड़ेगा, कॉपी करो, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट, अगला एक्सपेरिमेंट ये है कि यहां से जब ये लाइट पड़ रही है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर को निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाहर को निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की का मेजरमेंट किया जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या क्या आ रही है। जब इस टारगेट मेटल पे लाइट पड़ रहा है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, निकल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका मेजर किया गया, तो ये पाया गया ना कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है। किसी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी की 0 है और किसी की उसके बीच में है। तो हर तरह की काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी बिटवीन 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू अंडरलाइन है, उससे ज्यादा की एनर्जी का कोई नहीं मिला। तो लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, लोगों ने नहीं साइंटिस्ट ने ग्राफ ड्रॉ किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है यार, ये फोटो इलेक्ट्रॉन ही है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस
काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ड्रॉ किया। तो उन्होंने पाया कि ग्राफ तो कुछ इस तरीके से है, ऐसा है ग्राफ, अनसिमेट्रिकल ग्राफ है, ये बीच वाला पार्ट और इधर होता है, और ये एक सर्टेन वैल्यू आई, इससे ज्यादा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो थे। मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो रखने वाले नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी जीरो मिले, और एक सर्टेन वैल्यू को रखने वाले भी फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो मिले। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे थे वो जीरो और मैक्सिमम के बीच में किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो कोई एक पर्टिकुलर नहीं, कुछ वैल्यूज थी जिनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, वो ना मैक्सिमम के लिए मिले या नहीं। अच्छा, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्स, एंड दिस इज जीरो। तो के मैक्स पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मिले, अप्रोचिंग जीरो मिले, मतलब के मैक्स रखने वाले नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एंड जीरो काइनेटिक रखने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो जीरो। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस पे है, इन्हीं के बीच में किसी वैल्यू के लिए है। अब ये तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट बन गए। तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि इन तीनों ग्राफ को एक्सप्लेन किया, भैया ये ग्राफ क्यों चल रहा है, ये ग्राफ क्यों आ रहा है, ये ग्राफ क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस पढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे सम डिफिनीशन, तो यहीं पे लिखेंगे सम डिफिनीशन। लेट्स स्टडी सम डिफिनीशन। डिफिनीशन में फर्स्ट द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर लास्ट पेज लगा दीजिएगा एक बार। हो गया? हाँ सर, हो गया। वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, ये होता है, मान लो किसी मान लो ये टारगेट मेटल है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रॉन है, मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इस लाइट को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और बाहर निकलता है। तो ये लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने का पहला काम ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, तो देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। जैसे कि सपोज करो एक घर है और इस घर में यहाँ पे गेट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एकदम टाइटली पैक्ड है। अब बाहर से कोई पैसा दिया इस बच्चे को, तो ये बच्चा इस घर से बाहर, इस गेट से बाहर निकलने से पहले अगल बगल के स्टूडेंट से जरूर टकराएगा, खींचेगा, टक्कर करेगा, थोड़ा सा ऐसा करेगा, उस टक्कर में अपनी एनर्जी लॉस करेगा, फिर लॉस करते करते यहां पे आएगा, तो इस गेट से वो बाहर निकलेगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट फ्रॉम दिस गेट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। इससे मतलब नहीं है कि कितना एनर्जी इससे लिया ना, कितना इनसे टकरा के खत्म कर रहा है ना, इससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इस गेट से बाहर निकलने के लिए उसको कितना एनर्जी गेट कीपर को देना पड़ेगा, दिस इज द वर्क फंक्शन। तो लिखेंगे डिफिनेशन वर्क फंक्शन को, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन so that electron can out from metal surface is known as work function of metal, या वो ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कहलाएगा। अगला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे तो ये कि एक इलेक्ट्रॉन अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से बिना टकराए बाहर निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है।
कि इलेक्ट्रॉन अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से बिना टकराए इस सरफेस से बाहर निकल जाए, द प्रोबेबिलिटी इज 0। तो लिखो before coming out from before coming out from before coming out from metal surface before coming out from metal surface, electron strike neighboring electron and atoms. Electron strike neighboring electron and atoms. अगल बगल के इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है, neighboring electron and atoms. क्या बोला था? Before coming out from metal surface, electron strike लिखना, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक। देखो यार, पूरी लाइन कट करो, लिखो इस तरीके से, विदाउट, पूरी लाइन कट करो, लिखो ऐसे, विदाउट स्ट्राइक विथ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन एंड एटम, विदाउट स्ट्राइक neighboring electron and atom, an electron cannot out from metal surface. Electron cannot out from metal surface. This means probability to out from metal surface. This means probability to out from metal surface without collision with neighboring electron or atom is zero. ठीक है, तो वर्क फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद ठीक है, एक और हेड लिखो, रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल ये होता है, कोई जो बैटरी नीचे में लिखा था ना, उसका कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल पे लगा दो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को घटा देगा। तो लिखो negative potential of battery cause photoelectric current decreases is known as retarding potential, बस ये डिफिनेशन था, बाकी कोई नहीं। और दूसरा था ऑब्जर्वेशंस। अब एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में आइंस्टाइन ने क्या किया, लिखो हेडिंग, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन टेक द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब लिखो नीचे खट लिखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें लिखो पहला पॉइंट, all electromagnetic wave is consist of energy packets. All electromagnetic wave consist of energy packets known as photon. Energy of one photon is equals to hc upon lambda, या h न्यू फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, या hf लिखा है। ये एक फोटॉन की एनर्जी है, तो इस चीज को ध्यान रखिए।
दूसरी ये जो वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुम ध्यान रखोगे 6.67 10 का पावर -34 होता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एफ इज फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन तुम अलग से ध्यान रखोगे, ओमेगा इक्वल टू 2πf, और सी लाइट की स्पीड है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ लैम्डा इज वेवलेंथ। अब क्या करो तुम, इस h की वैल्यू c वैल्यू प्लेस कर दो, तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, h की वैल्यू कितना है 6.67, रख दो, और लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दो मीटर में प्लेस कर दो, तो लैम्डा को मैंने मीटर में प्लेस कर दिया, तो पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अलग से ध्यान रखोगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इतना जूल है, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको एक पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, ये तो मीटर में था तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं, तो जब इसको तुम एंगस्ट्रॉम में बदलते मीटर को हटा के, तो एंगस्ट्रॉम बनता है, तो यहाँ पे 10⁻⁻+10 बनेगा, +10। जब ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, तो कन्वर्ट हो जाता है, ये आएगा 12,420 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इस फॉर्मूले को भी अलग से तुम ध्यान रखोगे, है यही वैल्यू, बट ये जूल में कन्वर्ट करता पूरा, अब बाद में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हूं मैं, तो अब ये एक इजी फॉर्मेट है, तो बच्चे इसको भी ध्यान रखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको देखो, मैं इसको हटाता हूं यहां से, इस वैल्यू के लिए जो HC की वैल्यू होती है, इसको बच्चे ऐसे लिखते हैं, HC इक्वल टू 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, या कभी कभी ऐसा भी दिया होता है 12,420 को ना कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जीरो लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डिपेंड करता है कि तुमको ये दिया है कि ये दिया है, अगर ये दिया है तो ये रखना, ये दिया है तो ये रखना, तो एनर्जी का फॉर्मेट आ जाता है दिस वन। एनर्जी की वैल्यू अलग तरीके से तुम लिख सकते हो, कितना 12,420 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इसको अलग से डिपेंडिंग ऑन द इसकी वैल्यू ये दिया है कि ये दिया है, और इसको क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसे अलग से भी कॉपी तुम करके याद रखोगे। तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे, एक फोटॉन की एनर्जी इसको गवर्न करती है, एक फोटॉन की एनर्जी इसको गवर्न करती है, ठीक है। दूसरा, कोई भी एनर्जी है वो फोटॉन के एनर्जी का इंटीजर मल्टीपल होगा, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो लिखो इसका सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल नेचर का सेकेंड पॉइंट, all energy of EM wave, all energy of EM wave, all energy of EM wave is integer multiple of energy of one photon, is integer multiple of energy of one photon. Hence we can say that energy is quantized, hence we can say that energy is quantized। तो एनर्जी की वैल्यू तुम ऐसे लिखोगे, ये टोटल एनर्जी है, ई टोटल इज नंबर ऑफ फोटॉन इज n hc अपॉन लैम्डा, या n h न्यू, या n hf, अलग से ध्यान रखोगे। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू मैंने लिख लिया, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू इतनी है, एक फोटॉन की एनर्जी की वैल्यू इतनी है, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। कॉपी करो। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके पास एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी है, क्योंकि किसी सरफेस पे टकराते हैं तो जब ये एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो साथ साथ फोर्स ट्रांसफर करते हैं, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं।
तो इसको भी लिखेंगे फोटॉन हैज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम. Photon has energy and momentum, and photon transfer energy and momentum in collision. Photon transfer energy and momentum in collision. Photon transfer energy and momentum in collisions. और उसका मोमेंटम की जो वैल्यू होती है दिस इज h अपॉन लैम्डा. h अपॉन लैम्डा होता है, तो h अपॉन लैम्डा करोगे तो c को यहाँ भेज दो, तो दिस इज e अपॉन c. इस चीज को ध्यान रखेंगे. फोटॉन का मोमेंटम इज h अपॉन लैम्डा या e अपॉन c. इसे ध्यान रखना बस. अब इस ये जो थ्योरी है इसका हेल्प लेके आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया. तो आइंस्टाइन ने कहा देखो फर्स्ट उन्होंने लिखो तो एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट. एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट लिखना. एक्सप्लेनेशन के उन्होंने थ्योरी का हेल्प लिया, तो वो थ्योरी था, अब उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि ये जो टारगेट है ना, टारगेट है, इस पे जब लाइट पड़ रहा है तो ये लाइट पड़ रहा है तो ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है ना इस लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये ज्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा. एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो दूसरे फोटोन को तब तक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जब तक कि वो अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से या एटम से टकरा के अपनी पूरी एनर्जी लूज ना कर दे. तो उन्होंने पहले अपनी हाइपोथेसिस दी, ठीक है, हाइपोथेसिस कल्पना है. उन्होंने पहले अपनी हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की, कही कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का वो इस इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल अंडरलाइन है, एक सिंगल फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उस दूसरे सिंगल फोटोन को तब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक कि अपनी पूरी एनर्जी अगल बगल के इलेक्ट्रॉन या एटम से कोलिजन में खत्म ना कर दे. तो लिखो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. an electron of metal absorb one photon of light and it cannot absorb another photon until this electron loses its all energy in collision with other electron and atoms. ठीक है. तो अब इसमें क्या हुआ कि सपोज करो ये लाइट इससे पड़ी. अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लेंगे इसमें क्या, अभी देखो ये लाइट इस पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन ने इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब किया पूरा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू के बराबर हो गई. तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हुई दिस इज h न्यू के बराबर होगी अब्जॉर्ब करने के बाद. अब ये एनर्जी वर्क फंक्शन से कम, ये एनर्जी वर्क फंक्शन से हर हाल में ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा. और एक और बात, अगर तुम यहाँ पे इक्वालिटी लगाते हो, इक्वालिटी, तो क्या होगा कि अगर एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो भी उसके निकलने की पॉसिबिलिटी जीरो है. क्यों पॉसिबिलिटी जीरो है? वो इसलिए जीरो है क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ने से पहले अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से जरूर टकराएगा. अब बिना टकराए बाहर निकलने इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी h न्यू के बराबर है और वो बगल के इलेक्ट्रॉन से न टकराए और सरफेस बाहर निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो और अगर टकरा गया, अगर बगल के इलेक्ट्रॉन से एक बार भी टकरा गया तो अपनी एनर्जी को h न्यू से कम कर देगा, और अगर अपनी एनर्जी h न्यू से कम कर दिया तो जब इस सरफेस से उसको बाहर निकलना होगा तो उसको तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा ना, यहाँ गेट कीपर को, मतलब मेटल सरफेस जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको इतना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा सरफेस से बाहर निकलने के लिए. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी विद द सरफेस.
निकलने के लिए, तो निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई है। गेट कीपर को वर्क फंक्शन बराबर चाहिए, तो बाहर ही निकल पाएगा। इसका मतलब मैं एक बात बोलूं कि अगर एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन कांट एमिट आउट। तो सही है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है तो वो कभी सरफेस छोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए उसकी एनर्जी हर हाल में वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, ताकि अगर अगल बगल वाले हल्का से टकरा भी जाए तो गेट तक आते आते उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, ताकि गेट कीपर को दे और अपना बाहर निकल जाए। तो अगला स्टेटमेंट तुम क्या लिखोगे इसमें कि इफ, इसी के अंदर, इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू energy of electron, if energy of electron is exactly equal to work function, it cannot emit out, it cannot emit out। ठीक है, if energy of electron is exactly equal to work function, it can't emit out। ठीक है, तो वर्क फंक्शन थोड़ी सी ज्यादा होगी, हल्की ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी दूंगा कि हाँ निकल सकता है, बट श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा रहेगी उतनी लगेगी हाँ बाहर निकलने के चांसेस है, कम एनर्जी में कम बाहर निकलने के चांसेस दिख रही है। अच्छा एक और बात, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है तभी भी वो सरफेस छोड़ के बाहर निकलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 1 नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो वो अंदर का इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी भले ही वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, पहले टकराएगा फिर बाहर निकलेगा। ऐसा थोड़ी कि पहले सरफेस छोड़ देगा फिर बाहर टकराएगा, अरे अंदर टकराना है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से ये टक्कर करेगा, तो भले ही ये वर्क फंक्शन ज्यादा एनर्जी है इसकी, लेकिन हो सकता है कि वो अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन से टकराते टकराते अपनी एनर्जी इस लूज करते करते जब वो सरफेस पे आए तो वर्क फंक्शन से भी कम कर दे। तो अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम कर दिया तो सरफेस से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो भी वो सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी 1 नहीं है, नॉट नेसेसरी। हाँ बट एक हो मे या मे नॉट कमिंग आउट, हो सकता है बाहर निकल जाए, हो सकता है ना निकले। तो इस चीज को भी अलग से नोट करो, लिखो if electron has energy, if electron has energy more than work function, more than work function, there is a possibility, there is a possibility to come out from metal surface, there is a possibility to come out from metal surface, but not necessary, but not necessary। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, तो एक टर्म आता है इसमें, देखो इसमें टर्म आता है, अगला टर्म इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये होता है कि ये एच न्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो 5 से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ना, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एच न्यू इज ग्रेटर देन 5, तो इससे 5 की 5 करो, न्यू की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, न्यू की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 5/h। ठीक है, और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो इससे क्या लिखेंगे, c/λ, ये क्या होता है c/λ th। आई मिनिमम है ना, इसी मिनिमम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये 5/h लिखोगे तो इससे कितना आएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा THS, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो hc/ वर्क फंक्शन या 12420 डिवाइड बाई वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पूरी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ क्या था, E बराबर hc/λ था, तो ये 12400/λ एंगस्ट्रॉम में था और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, एनर्जी में लिखे तो थे, देखो हाँ ले ये, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में तो E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, तो इसको अलग से मैंने कॉपी कर लिया,
और इस वैल्यूज को। तो लिखेंगे डिफिनीशन में कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच फोटो इमिशन is possible, minimum frequency of light at which electron emit out, minimum frequency of light at which electron emit out is known as threshold frequency, minimum frequency of light at which electron emit out is known as threshold frequency of light, and corresponding wavelength is known as threshold wavelength of light, threshold wavelength of light। इसका मतलब फोटो इमिशन होने के लिए इस लाइट की फ्रीक्वेंसी हर हाल में थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, सेकेंड, मतलब एक सर्टेन से कम की फ्रीक्वेंसी पे फोटो इमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे तुम बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू कितना ही ज्यादा कर लोगा, फोटो इमिशन नहीं होगा अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है। तो मतलब फोटो इमिशन के लिए लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी आएगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम कैंडिडेसी का। तो मान लो इस मेटल पे जो लाइट पड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू या एफ, तो लाइट फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी एच एफ, एनर्जी की एच एफ। इस एच एफ को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, यहां का इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना, और टकराएगा तो उसकी एनर्जी एच एफ से कम हो जाएगी। अब फिर जब सरफेस पे आएगा तब ना बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलते समय उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो हर हाल में एच एफ माइनस वर्क फंक्शन से कम होगा ना। कैसे, दोबारा बता रहा हूं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो गेट पे आया, बिना टकराए गेट पे आ गया। अब सरफेस इसको बाहर निकलना है, अब सरफेस से बाहर निकलना है, तो अगल बगल वाले से न टकराए और बाहर निकले तो गेट कीपर तो वर्क फंक्शन देना ही पड़ेगा, इस आउटर सरफेस को वर्क फंक्शन का एनर्जी देनी पड़ेगी तब बाहर निकलेगा। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है वो किस बराबर है, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन बराबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये भी तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन अगल बगल वाले से बिना टकराए बाहर निकल जाए, बिना टकराए बाहर निकल जाए, ये तब होगा। लेकिन बिना टकराए बाहर निकल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने जीरो कही थी। इसका मतलब इस एनर्जी को रखने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर टकरा गया तो उसकी एनर्जी एच एफ से कम हो गई, तो जब वर्क फंक्शन घटाओगे तो एनर्जी इससे तो कमी आएगी। इसीलिए जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें ग्राफ ऐसे में दिखाया था, और यहाँ पे के मैक्स लिखा था, और के मैक्स जो था बेसिकली वही क्या, ये एच एफ माइनस वर्क फंक्शन है, और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, देखो जीरो आ गया, जीरो। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जीरो होती है, जिनकी वैल्यू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन बराबर होता है। तो हम जितना भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें के मैक्स निकालते हैं, बेसिकली दैट इज ए लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्टली इस वैल्यू को अटेंड करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। और ये जो मैक्सिमम है इसका कैलकुलेशन हमारे पास है नहीं, तो हम लोग ये मान लेते हैं चलो ये निकाल लेते हैं, तो हम ये कह देंगे ठीक है बाकी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी कैटेगरी एनर्जी इससे कम होगी, तो कम होगी तो इसी के आसपास कहीं होगा, तो उससे कम चल जाता है। तो इसको लिखेंगे वर्क के मैक्स बराबर एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, और इसमें लाइन लिखेंगे, इसमें एक लाइन लिखेंगे ये कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस एनर्जी, number of photo electron having this energy is zero, number of photo electron having this energy is zero because without collision electron cannot emit out, because without collision electron cannot emit out. Good. Okay, Kmax versus फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो लीनियर फंक्शन है, तो ये y एफ का लीनियर फंक्शन x पे है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही पास करेगा, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट माइनस फाइव के बराबर आएगा, दिस इज माइनस फाइव,
-5 इंटरसेप्ट निगेटिव बनेगा। और ये जो एंगल है थीटा, दिस tan थीटा इज स्लोप इज h। इस चीज को तुम ध्यान रखोगे, ग्राफ भी मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है। इस बेसिक क्वेश्चन एकदम ऐसा ही ग्राफ बना कर दिया था और उन्होंने कहा था ग्राफ ही बनाया था और उन्होंने इस क्वेश्चन में ये दिया था, ऐसे लिखा था कि इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻34 रेडियन, 34 रेडियन, देन फाइंड, रेडियन क्या लिखोगे, वो k मैक्स अपॉन f का रेशियो होगा। हालांकि क्या बेसिकली ये जो h है ये ना उसका यूनिट होगा प्लैंक कांस्टेंट की, h का यूनिट प्लैंक कांस्टेंट पाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू, फाइंड h वैल्यू, ये पूछा था, ठीक है। और ऑप्शन में जो दिया था ना, ऑप्शन में ऐसे दिया था, कॉपी पे लिख लेना, इफ थीटा इक्वल्स टू दिस वन देन फाइंड h प्लैंक कांस्टेंट। और इसमें था 6.6 10⁻34, बी पार्ट था 6 इंटू 10⁻34, सी पार्ट था 6.67 10⁻34 एंड डी पार्ट था 6.2 इंटू 10⁻34 और आंसर था बी पार्ट। बच्चों की वैल्यू याद थी बट इसको मार्क नहीं कर सकते हो क्योंकि वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहां से पूछ रहा है, इस ग्राफ से पूछ रहा है, तुम्हें इस ग्राफ से बताना है, न कि अपने से नोन वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो tan थीटा इज h, तो थीटा पे तुम इसको प्लेस करोगे इसको, और ये वैल्यू बहुत ही कम है, अगर ये वैल्यू बहुत ही कम है देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो आ जाएगा h वैल्यू क्या 6 इंटू 10⁻34, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा एक और चीज, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अगर तुम बहुत सारे मेटल पे ड्रॉ करते हो, बहुत सारे मेटल पे ड्रॉ करते हो तो भी वो सारी स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल आएंगी, क्यों? क्योंकि थीटा तो प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू है, और प्लॉन्क कांस्टेंट मेटल पे या लाइट पे थोड़ी डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करूं इस पे, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी की, ये क्वेश्चन की तरफ से लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये है सपोज करो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, ठीक। तो ये सारे लाइन आपस में पैरेलल होंगे अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो हम इस पे क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स ऑन फर्स्ट थीटा 1 एंड थीटा 2, और दूसरा क्वेश्चन है वर्क फंक्शन, थर्ड फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो क्या करेंगे, क्योंकि के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है तो ये तो सबका बराबर ही आएगा, तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर होता है, तो पहला कमेंट हम ये करेंगे। वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन ये है और इस मेटल का वर्क फंक्शन ये है, तो जो दूसरा क्वेश्चन में वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट मेटल इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड वर्क फंक्शन ऑफ 2 इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और दूसरा थर्ड क्वेश्चन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है दिस इज 12400 डिवाइड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इससे मैं जो पहले मेटल का वर्क फंक्शन निकालूंगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा 12400 डिवाइड बाई एनर्जी कितना 3 पॉइंट, वर्क फंक्शन होता है वर्क फंक्शन बेसिकली, यहाँ पर वर्क फंक्शन लिखते थे, तो वर्क फंक्शन इज व्हाट 3.4 एक का, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ गया, और दूसरे का जो आएगा वो 12400 डिवाइड बाई
वर्क फंक्शन 5 है तो 5 रख दो, इतना अंडरस्टैंड, एंड दिस इज आंसर। तो ऐसा ग्राफ देके तुमसे पूछ सकता है कि एंगल कंपेयर कराओ, ठीक है, दूसरा वर्क फंक्शन इनका बताओ, और तीसरा ये बताओ कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। ठीक, कॉपी जल्दी करो। ओके, देन अगला एक्सप्लेनेशन हम आता है। अभी के मैक्स निकाल लिया, तो के मैक्स निकाल लिया तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब तुम बताया था ना, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, उसमें मैंने टारगेट मीटर बनाया था, यहाँ पे ऐसे बना था मीटर, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो इधर से लाइट पड़ी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे पहुंचे। तो इसमें क्या है कि अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स के बराबर है, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचना है। ये पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा देगा ना, ऐसे देगा ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा देगा, हाँ, तो इसे खींच ले जाएगा, इसे खींच ले जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इसको रिवर्स कर दिया मैंने, अब क्या किया इसमें, इसको निगेटिव प्लेट बना दिया, इसको मैंने पॉजिटिव किया, ऐसे बना दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये निगेटिव प्लेट है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप भी के बराबर है, वीएस के बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जब जाएगा ना, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप उसकी एनर्जी को रिटार्ड करेगा, उसकी एनर्जी को कम करेगा। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे ना पहुंच सके। जब इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं पहुंच पाएगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट उल्टा फ्लो करेगा ना। तो और इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप वो वीएस के बराबर है। अगर इसका पोटेंशियल 0 मानोगे तो 0 यहां तक मानोगे, इसका वीएस है तो यहां तक वीएस आएगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वीएस माइनस 0, इट इज वीएस। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से आते जाते समय लॉस होगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आएगी, द लॉस ऑफ एनर्जी इज ई इंटू वी एस। क्यू भी होता है, वर्डन जो होता है वो क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या होगा, ई भी अलग से ध्यान रखोगे। मीटर आइडियल माना, हाँ, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज क्यू इंटू डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, इतने बराबर बर्डन आएगा। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ई लिख दिया, और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप वीएस के बराबर है तो वीएस लिख दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बराबर लॉस हो जाएगी यहां से आते जाते समय। तो जो मैक्सिमम कैटेगरी का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अगर यहां पे जाते जाते मैं 0 कर दूं तो यहां पे नहीं पहुंच पाया, तो बेसिकली हुआ क्या होगा इसमें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये टारगेट है, ये टारगेट, और यहां तक पहुंचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये निगेटिव प्लेट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उल्टा लगाता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगाया होगा, फोर्स ऐसे लगाया होगा, उल्टा फोर्स लगाया होगा। तो ये फोर्स अभी भी हमेशा रहेगा, फोर्स हमेशा रहेगा फोर्स। जैसे एक पत्थर के ऊपर फेंकते हो तो एम जी नीचे पर हमेशा है ना, तो एम जी एम इंटू जी, फोर्स हमेशा उल्टा है। तो जब ऊपर फेंके तो फिर नीचे लौटाएगा ना, तो फेंक रहा हो नीचे लौटा रहा है। वैसे इसमें भी होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे नहीं पहुंचा और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहां पे जाते जाते बीच में कहीं 0 हो गई, तो काइनेटिक 0 हो गई, लेकिन फोर्स तो गायब नहीं हुआ, तो फोर्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को वापिस लौटा देता है, और इसी टारगेट मेटल में फिर धस जाएगा। तो निकला इससे फिर इसी में धस गया। तो बहुत सारे मतलब तुम बोलोगे कि सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो ऐसे गए, काइनेटिक 0 हुई, फिर लौटा, गए लौटा। तो वही हम कहेंगे कि एक बार अगर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बीच में कहीं पे 0 हो गई तो वापिस आके वो इस प्लेट में धस जाएगा। अच्छा, ये पहले क्या था, ये पॉजिटिव प्लेट था ना, पॉजिटिव थी, ये एनोड था, ये कैथोड था। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक बार इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक 0 हो गई तो वापिस आके टारगेट मेटल में दोबारा धस जाएगा, टारगेट नहीं, कैथोड प्लेट में दोबारा धस जाएगा।
रिकम्बाइंड हो जाता है। रिकम्बाइंड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें इस लाइन को लिखेंगे, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल difference if emitted electron emitted electron loses its kinetic energy, loses its whole kinetic energy, loses its whole kinetic energy, then because of electric force, because of electric force, because of electric force, electron again recombine in cathode plate, इलेक्ट्रॉन अगेन रिकम्बाइन इन कैथोड प्लेट। ये सब इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस से पूरा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बीच में जीरो होगी फिर क्या होगा, तो वापिस आके रिकम्बाइन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन अगेन रिकम्बाइन विद कैथोड प्लेट, रिकम्बाइन कर जाएगा। ठीक, अब फोटो करंट जीरो हो रहा है, तो फोटो करंट जीरो कब होगा, जब यहां से मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पहुंचने से रोक दो। तो अगर वो मीनो पोटेंशियल ड्रॉप वीएस है तो यहां से के मैक्स की एनर्जी कितनी थी, के मैक्स की जो एनर्जी थी अगर वो बराबर हो जाए किसके, ईवीएस के बराबर हो जाए, ईवीएस मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो है उसके बराबर लॉस ऑफ एनर्जी पहुंच जाए, तो इस सरफेस पे जस्ट पहुंचते पहुंचते स्टॉप हो जाएगा फिर लौट आएगा। तो यहां से जो ईवीएस आएगा दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स की सहायता से तुम निकाल सकते हो। तो इसको अलग से ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले कि के मैक्स इक्वल टू ईवीएस। अच्छा, इसमें एक टर्म्स और अलग से लिख लोगे एक क्वेश्चन की तरह से कि इफ के मैक्स इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस। तो जो तुम आंसर लिखोगे ना, आंसर यहाँ पे के मैक्स जब लिखोगे 10 ईवीएस, ऐसे लिखोगे 10 ईवी बराबर ईवीएस, वीएस इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये मतलब के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें ई तो आ ही रहा है ना, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो जब भी मैं कहूंगा कि के मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आंसर इज 10। और कोई पूछे के मैक्स 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 20, ऐसे लिखोगे। अच्छा, इस के मैक्स को मैं लिख सकता हूं एच एफ माइनस वर्क फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू ईवीएस। तो यहां से वीएस की वैल्यू हो जाएगी दिस इज एच अपान एफ अपान ई माइनस एफ अपान ई, एफ करो 5 अपान ई, तो ये बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। और इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है अलग से, जिसको तुम्हें ध्यान रखना इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। दिस इज अगेन स्ट्रेट लाइन, again straight line, but this one is minus phi upon e, minus phi upon e होता है, और this angle theta is, this theta is tan theta is nothing but f h upon e, h upon e। तो इसको भी, इस ग्राफ को भी तुम अलग से ध्यान रखे रहोगे, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये तुम्हें ध्यान रखना, और इसको अलग से ध्यान रखना। हालांकि सब कोरिलेटेड है, तो तुमको बात समझ में आ रही है मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है। तो इस दोनों ग्राफ को ध्यान रखना। ओके, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आता है कि अब एक और चीज, अच्छा मीटिंग तुरंत एंड हो जाएगा, माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मैंने तुम्हें क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हें ये वाला ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, मैंने तुमको ये वाला ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये बचा हुआ, ये कंफर्म है कि जितना इस टारगेट पे लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इसमें नंबर ऑफ फोटॉन होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन अगर ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो कंफर्म है आज ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे
तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन करंट विल बी. If intensity is more, the number of electron will be more, then saturation current will be more. तो लिखो, if intensity of light increases, if intensity of light increases, if intensity of light increases, intensity of light increases, number of photoelectron increases. लिखना, number of photoelectron increases, and hence saturation current increases. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं तो है. अगर इंटेंसिटी को तुमने टू टाइम्स कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स हो जाएंगे. हालांकि बड़ा मुश्किल टर्म से ये सही में हो जाएंगे, नेचर पे डिपेंड करेगा. हालांकि स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं. अगर ये इंक्रीज करना है तो भी इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो भी इंक्रीज करेगा. तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, सैचुरेशन करंट. अब प्रोपोर्शनल हो गया तो ये ग्राफ एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है. अब एक टर्म्स इसमें आता है, इस सैचुरेशन करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो इसके लिए बताता हूं. देखो, सपोज को एक टारगेट मेटल है, ये जो भी आएगा इंपॉर्टेंट है. इस पे जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है. आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और इस मेटल सरफेस की एफिशिएंसी ईटा है. एफिशिएंसी इज ईटा. एफिशिएंसी इज ईटा. ईटा का मतलब है कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उससे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस मेटल सरफेस पे जो पावर आ रहा है, पावर जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है पर सेकेंड, तो पावर ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस, that will be intensity into perpendicular projection area. perpendicular projection area ये है, इंटेंसिटी है, इसमें इस लाइट के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे. ये वाला एरिया, ये एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया, और आ जाएगा. अगर ये वाला एंगल थीटा है मान लो, अगर ऐसे दिया गया है इस तरीके से, और लाइट ऐसे पड़ रही है, और जिसका सरफेस से एंगल मान लो ये थीटा है. अगर ये वाला एरिया ए के बराबर है तो कोई पूछे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया, ये वाला एरिया कितना है. लाइट ऐसे पड़ रही है ना, ये पैरेलल है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो दिस इज द एरिया परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया. दिस वन इज. तो ये कितना आएगा. देखो, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा. अगर ये ए है तो ये जो एरिया बनेगा, दिस एरिया ए परपेंडिकुलर इज, दिस इज ए साइन थीटा, दिस इज ए साइन थीटा. तो ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना, ये लिखिए और इस डायग्राम को बना लेना. थर्ड, ये पावर आ गया, तो पावर को तुम लिख सकते हो, क्या, पावर मतलब 1 सेकंड में कितनी लाइट पड़ रही है. तो 1 सेकंड में कितने लाइट पड़ रही है. अच्छा, एनर्जी होती है तुम्हारा NhC/λ. तो पावर क्या होगा, dE/dt. तो ये dN/dt आ जाएगा. दिस इज द पावर. तो ये जो पावर आ रहा है मैं इसको लिख सकता हूं dN/dt. नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ क्या, फोटॉन है, नंबर ऑफ फोटॉन है. दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड इंटू HC/λ. तो इस फॉर्मूले से तुम क्या निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं इस सरफेस से. तो ये कितना आएगा, I0 ये परपेंडिकुलर इंटू λ/hc. इतना आ गया. इतने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड इस सरफेस से टकरा रहा है. अब एफिशिएंसी ईटा है, मतलब जितने फोटॉन टकरा रहे हैं उसका ओनली ईटा टाइम्स बाहर निकल रहा है. जितने फोटॉन टकरा रहे हैं उसका ओनली ईटा टाइम बाहर निकल रहा है. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर निकलेंगे. तो इसी को ईटा से मल्टीप्लाई करोगे.
मतलब आई नॉट ये परपेंडिकुलर लैम्डा अपॉन एच सी इंटू ईटा मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन इससे पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं वो पूरा पूरा इस सरफेस पहुंच जाए तो सेचुरेशन करंट आ जाता है ना। तो कोई पूछे सेचुरेशन करंट कितना होगा, तो सेचुरेशन करंट की वैल्यू होगी आई एस, दिस इज सेचुरेशन करंट। ये करंट इंटेंसिटी नहीं है, सेचुरेशन करंट। ये करंट क्या होता है, पर सेकेंड चार्ज का फ्लो, पर सेकेंड चार्ज का फ्लो। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, इसी को ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, आ गया करंट की वैल्यू, एंड दैट इज सेचुरेशन करंट। ठीक है, लिखोगे ये वैल्यू बनेगी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू, ये वाला पूरी वैल्यू रख दो यहाँ पे, आई नॉट ये परपेंडिकुलर लैम्डा ईटा अपॉन एच सी, एंड दिस इज सेचुरेशन करंट। रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स था यहाँ से लेके यहाँ तक, एकदम याद रखोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा पूछा वाला क्वेश्चनों में से एक है, फाइंड द सेचुरेशन करंट इफ एफिशिएंसी इज ईटा। एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी सेचुरेशन करंट लेवल उतनी ज्यादा होगी, और तुम देख सकते हो कि सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए ग्राफ में क्या दिखाया था, स्ट्रेट लाइन दिखाया था, स्ट्रेट लाइन दिखाया था। तो प्लीज इस पार्ट को पूरी पूरी क्या करेंगे हम लोग, याद कर लेंगे, पूरा पूरा याद कर लेंगे। ओके, आई एस इज सेचुरेशन करंट। तो मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रेट लाइन। ओके, जस्ट एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है, अच्छा ये एकदम ना ये पूरा टर्म याद रखना मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी मेटल पे जब फोटॉन्स पड़ते हैं तो उससे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब लाइट पड़ा कि इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट पड़ा कि इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट पड़ा कि इलेक्ट्रॉन बाहर। और इसमें जो टाइम का गैप होता है इट इज अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -8 सेकेंड। लाइट पड़ने के 10 टू द पावर -8 सेकेंड के अंदर ये बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तुम्हें मत कहना कि सर इतने टाइम का टाइम डिले, ये डिले है, 10 पावर -8 सेकेंड इज -8, इज नॉट डिले, इंस्टेंटेनियस। लिखो स्टेटमेंट, व्हेन photon strike on metal surface, when photon strike on metal surface, electron come out from metal surface instantaneously, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में approximate time is 10 to the power -8 second, approximate time is 10 to the power -8 second, 10 to the power -8 सेकेंड। अब देखो इसी फोटो इमिशन को जब वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा रहा था, वेव नेचर, तो क्यों वेव नेचर फेल हो गया, टाइम डिले, ये जो टाइम डिले 10 पावर -8 सेकेंड आ रहा है ना, इस वेव नेचर में ये तो बहुत ज्यादा आ गया। देखो प्रूफ करते हैं कि वेव नेचर क्यों फेल हो रहा है। तो लिखना इसी वेव नेचर पहले पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इफ photo emission is caused by wave nature, there is wave nature, then there is a long time delay between, a long time delay between photo emission and time at which light strike, टाइम एट विच लाइट स्ट्राइक। जब लाइट मेटल पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके बीच में एक लंबा टाइम डिले हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, इसलिए वेव नेचर फेल हो जाता है। हम कहते हैं कि वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मान लो एक मेटल है, इस पे लाइट पड़ रही है जिसकी इंटेंसिटी है, और लाइट नॉर्मली पड़ रही है इस सरफेस पे, एरिया दिया गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इस पे लाइट पड़ रही है जिसकी इंटेंसिटी है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, वर्क फंक्शन इसका दिया गया सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फाइन टाइम after which after which after which electron emit out assuming size of electron is approximate 10 to the power minus 18 meters. साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर. हाँ, ये गड़बड़ नहीं है. इसलिए गड़बड़ नहीं है भाई, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का होता है रेडियस. तो इलेक्ट्रॉन का साइज न्यूक्लियस से कम होगा कि ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन तो और छोटा है प्रोटॉन से, तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन का साइज इससे भी कम होगा. इससे कम होगा तो 10 पावर माइनस 15 से कम करो तो 18 बनेगा. एज्यूमिंग इतना. एंड वेव नेचर को दिमाग में रखते हुए हमें एक्सप्लेन करना है. तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन हमें पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना है. तो उस पर लाइट पड़ रही है इंटेंसिटी आई की. जैसे मैं ही इलेक्ट्रॉन पर मुंह खोल के ऐसा रखा हूं, लाइट आ रही है तो मैं लाइट को खा रहा हूं. अब मेरी एनर्जी जब वर्क फंक्शन बराबर हो जाएगी तो मैं सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा. तो मान लो टी टाइम लग गया, तो टी टाइम में पावर क्या आएगा? पावर, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे ही टकरा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करा ना. ये मेरे बगल में बहुत से इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, सब ऐसे मुंह खोलोगे. तो इस एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करना है तुम्हें इलेक्ट्रॉन के ना एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व कर रहा है भाई, वो भी इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व कर रहा है. तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन पर फोकस करो ना. ये कब बाहर निकलेगा? जब ये बाहर निकलेगा अप्रोक्सीमेट बाकी वाले भी उसी टाइम पे बाहर निकलेगा. तो ये कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा? इंटेंसिटी. पावर क्या होगा? इंटेंसिटी आई इंटू एरिया. इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है ना. पावर इज इंटेंसिटी इंटू एरिया. एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर. रेडियस इतना है, दिस इज द पाई आर स्क्वायर, और आर 10 पावर माइनस 18 है. इतना पावर हो गया इंटेंसिटी एरिया. अच्छा मान लो टी टाइम लगा इसके बराबर एनर्जी पहुंचने में, तो एनर्जी टी टाइम में कितनी हो जाएगी? ई हो गई. टी टाइम में एनर्जी ई के बराबर हो गई. और ये एनर्जी जब वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकलना चाहेगा या निकलेगा, यूं कहो तो वर्क फंक्शन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो रख दो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, क्योंकि ये तो जूल में आ रहा है ना, ये तो वाट है तो एम्पियर सिस्टम है तो जूल में आएगा. तो इससे क्या आएगा? 10 से 10 कट गया, पाई रहने दो, 10 का पावर माइनस 36 इंटू टी, और ये कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 1.6 अपन पाई इंटू, अब माइनस 36 इधर भेजो तो ये कितना आ गया? 10 का पावर 36 में से 19 घटाओ, 36 से 19 कटेगा, 9 में से 7 बचेगा ना, और 2 में से गया 17. इतना सेकेंड लग जाएगा. इतना सेकेंड समझते क्या होता है? ये तो कईयों दिन है, हो सकता साल के बराबर पहुंच जाए. इसका मतलब वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट पड़ा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसमें समय ना सालों लगना चाहिए. एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या होता है? लाइट पड़ा निकल, तो कंफर्म इसलिए तो क्लियर कर दिया कि वेव नेचर हो ही नहीं सकता, टाइम डिले इतना ज्यादा हो जाएगा. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मेंस एडवांस में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज इतना है, अप्रोक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन बताइए फोटो इमिशन अकॉर्डिंग टू वेव नेचर. तो दिस इज द बिग फ्लॉ इन वेव नेचर. तो पहला प्रॉब्लम वेव नेचर का था. दूसरा प्रॉब्लम वेव नेचर का ये है कि एक सर्टेन से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पे फोटो इमिशन नहीं हो सकता, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी से मतलब थोड़ी है, इसमें तो इंटेंसिटी से मतलब है. इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो भाई, 10 वाट की इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फोटो इमिशन हो सकता है. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ. वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है, फोटो इमिशन एक सर्टेन से कम फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं रही थी. तो सेकेंड बिग फ्लॉ इन वेव नेचर लिखना इसमें कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर फोटो इमिशन इज ऑलवेज पॉसिबल वट एवर फ्रीक्वेंसी वैल्यू.
according to wave nature, photo emission is always possible, whatever frequency value. But in experiment, it is found that there is no photo emission below the threshold frequency. ठीक है। अभी आज हमने ना बेसिकली थ्योरी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस का। कल हम इस पे सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन